22 अप्रैल को पहलगाम के बाइसरेन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच खबर आई कि भारत के गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया है सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को कि वो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू कर दें। 7 मई को ये तैयारी करने के लिए कहा गया है कि पूरे देश में एक साथ ये मॉक ड्रिल होगी। ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे साथ जस्ट के न्यूज रूम में मेधा है। मेधा, सबसे पहले तो आप वो ऑर्डर बता दीजिए जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया है, उसमें क्या डिटेल्स दी गई है, क्या कहा गया है? अमिट ऑल द टेंशंस बॉर्डर पे जो अभी चल रही है प्लस पहलगाम अटैक के बाद से, तो ये पहला जो कम्युनिकेशन हुआ था वो 2 तारीख को हुआ था, यानी 2 मई को कम्युनिकेट किया गया कि हम ऐसा कुछ करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। उसके बाद 5 तारीख को यानी कल दोबारा से ये कम्युनिकेशन हुआ, नोटिफिकेशन आया कि 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी। तो उसमें ये था कि ये ग्रास रूट लेवल तक होगी, यानी कि नॉट ओनली योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स, ये गांव तक जाएगी, विलेज लेवल तक। उसमें क्या होगा कि ताकि लोगों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जा सके कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, कोई अटैक जैसी या वॉर जैसी सिचुएशन बनती है, ऐसे सिनेरियो में हम लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए। जो नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उसमें ये मेंशन किया गया कि ये हमारा सिविल डिफेंस रूल्स 1968 उसके अंडर सेक्शन 19 है, उसके तहत ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी और ये 7 मई को शहर से लेकर गांव के लेवल तक होगी। अब इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा वो हम बात करेंगे आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्ड हैं चीजें और बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जो एक मेन मोटिव है कि एक तो मनोबल ना गिरे, टेंशन है, तनाव का माहौल है बॉर्डर पे भी, इंटरनली भी, तो दोनों ही लेवल पे हमारी जो पब्लिक है, जो जनता है, उसका मनोबल ना गिरे, प्लस वो प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिक सिचुएशन होती है वॉर सिनेरियो, इट्स नॉट ईजी। तो उसके लिए आप कितने तैयार हैं? और 54 इयर्स बाद हम ये देख रहे हैं। इससे पहले लास्ट मॉक ड्रिल 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय हुई थी देश में इस तरह से। 244 ऐसे सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। आप जरा उन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताएंगे कि किस आधार पे इन डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया गया? तो जो जिले हैं आमतौर पर, जैसे गौतम बुद्ध नगर हुआ, नोएडा जिसके अंदर आता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हो गया। कागजों में हमारे लिए जिला गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन फंसे कि ए और बी पॉइंट इस जिले में हो सकते हैं जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं डिफेंस के लिहाज से। तो ये जो 244 जिले चुने गए हैं ये हुए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको चुना गया है मॉक ड्रिल के लिए, कैटेगराइज किया गया है, वो 259 है, कह सकते हैं, टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट्स। तो उनको ऐसे कैटेगराइज किया गया 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले जो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है और बहुत ही सेंसिटिव है वो कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में आएंगे आपके अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो उनसे थोड़े से कम हैं, और कैटेगरी 3, तो वही जो हायरार्की ये है कि जितना कम प्रोमिनेंट है वो कैटेगरी 3 में होगा, लेकिन जो मोस्ट सेंसिटिव है वो कैटेगरी 1 में होगी। तो कैटेगरी 1 में हमारे पास 13 जिले हैं। इसमें एक बहुत ही गौर करने वाली बात ये है, जो मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स और सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में फर्क क्या है। किसी भी जिले के अंदर ऐसे 2 पॉइंट्स भी हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं, जो मॉक ड्रिल के लिए कैटेगराइज किए गए हैं। जैसे हम कह सकते हैं लखनऊ अपने आप में भी एक सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट चुना गया है, लेकिन लखनऊ के ही अंदर आता है बख्शी का तालाब, वो भी एक सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट है, एयरफोर्स स्टेशन के लिहाज से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप मुगल सराय की बात करेंगे, चंदौली में आता है, वाराणसी के पास है, तो वाराणसी भी है और मुगल सराय भी चुना गया है। तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिले हैं, जो हमारे पहले से तय जिले हैं, उनके अलावा सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स, यानी स्ट्रेटेजिकली आपके रणनीतिक लिहाज से ये जिले इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको चिन्हित किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। 7 मई को ये मॉक ड्रिल होनी है। हम अभी ही देखने लगे हैं, जब 6 तारीख को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि कई जगह से तस्वीरें आने लगी हैं तैयारियों की, मॉक ड्रिल्स की, प्रिपरेशंस की। क्या तस्वीरें आ रही है और क्या तैयारियां चल रही है देश में इन पर्टिकुलर ब्लॉक्स पे जिनको आइडेंटिफाई किया गया है? जैसे अभी हम देख रहे थे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप कैमरा एक बार इधर लाकर दिखाइए। एक्स पे बहुत सारे विजुअल्स हम देख रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है कि वॉर सिनेरियो में अगर कोई भी हॉस्टाइल अटैक होता है या फिर आपको ऐसा अलार्म किया जाता है कि अरे बी प्रिपेयर्ड, तो आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। यानी अगर एयर रेड साइरेंस
अगर अलार्म किए जाते हैं, वार्निंग दी जा रही है, तो उस मोमेंट पे, उस दौरान आपको क्या करना है। अगर आप चल रहे हैं कहीं, आप किसी पब्लिक प्लेस पर हैं और अचानक से एयर रेड सायरन्स ब्लो होते हैं, तो आपको क्या करना है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग जमीन पर लेट गए हैं और उनको ये प्रिपेयर करवाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे इफेक्टिवली ऐसे माहौल में, ऐसे हॉस्टाइल अटैक की सिचुएशन में, या कोई भी ऐसी जो रेगुलर नहीं है, उसमें आपको कैसे एक्ट करना है। तो पूरा प्रशासनिक अमला इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी। जो हमने बात की 244 डिस्ट्रिक्ट्स की, उसकी कैटेगरीज की, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी पूरी लिस्ट आई हुई है 244 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा जो 259 है। उसमें कैटेगरी 1 में जैसे कोटा है, तो कोटा में रावत भाटा भी है, रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो आप देखेंगे कि पूरा यूपी में जो देखेंगे बुलंदशहर में नरौरा एक जगह है जहाँ जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, वो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एटॉमिक पावर स्टेशन होने के लिहाज से हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और हमें माइंड से ये प्रिपेयर्ड रहना है, हमारा दिमाग इस प्रिपेयर्ड रहे जो लोग उस इलाके में होंगे कि हमारे यहाँ पर एटॉमिक पावर स्टेशन है, तो उन्हें किस तरीके से चीज़ों को इम्यून हो जाए वो इस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ ये एक इस लिस्ट में मैं एक शहर में एग्जाम्पल अलग से इसलिए दे रही हूँ कि नॉट ओनली एटॉमिक पावर स्टेशंस और ऐसे स्ट्रेटेजिक या हमारे इंडस्ट्रियल हब्स या जो भी रिसर्च स्टेशंस हो सकते हैं, उनके अलावा एक इस फहरिस्त में एक नाम था मथुरा हम देखते हैं तो हेरिटेज सिटी के लिहाज से उसकी जो पहचान है हमारे जहन में आती है। लेकिन मथुरा में हम अगर आप लोग कभी गए होंगे या आपको पता हो शायद कि स्ट्राइक 1 कोर है वहाँ पे, आर्मी की स्ट्राइक 1 कोर, विच इज़ नोन फॉर हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस के लिए, रैपिड ऑपरेशंस के लिए स्ट्राइक 1, जो कि उसको फॉर्मलाइज किया गया है इस तरीके से कि कोई भी ऐसा वॉर सिनेरियो में कोई हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन अगर करना है तो उसके लिए स्ट्राइक 1 फोर्स जानी जाती है। मथुरा में इसका हेडक्वार्टर है, यानी नॉर्दर्न कमांड में आया, वो साउथ वेस्टर्न कमांड से शिफ्ट किया गया नॉर्दर्न कमांड में। तो मथुरा जैसा शहर जो हम रिलीजियसली जिसको जानते हैं या फिर हेरिटेज के तौर पे जानते हैं, वो भी कैटेगरी 2 में है। यानी ये जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स जो चुने गए हैं उनमें ऐसे शहर भी जो रणनीतिक लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो सारे मार्क किए गए हैं। वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको एकदम ऐसे बांधना कि आप कहीं भी फेल ना हो, तो वो हो गया डिफेंस के लेवल पे। जो भी लूप होल्स है उनको भी आइडेंटिफाई करके हाँ, अभी रेक्टिफाई कर लेना, इस लिहाज से भी ये मॉक ड्रिल करी जा रही है, क्योंकि लोगों का इसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है कि वो पैनिक ना हो। आपको प्रिपेयर्ड रहना होता है उस चीज़ के लिए। और सिंस जैसे आपने बोला कि 1971 के बाद, मतलब 54 साल बाद हम ये देख रहे हैं, 2 जनरेशन मान के चलिए इसमें जिन्होंने ऐसा नहीं देखा, इस चीज़ के लिए वो नए हैं। मॉक ड्रिल कैसे हम देखते हैं हमारे ऑफिसेज में या हमारे आसपास सोसाइटीज़ में फायर मॉक ड्रिल्स होती हैं। मॉक ड्रिल यानी कि एक डमी सिचुएशन, यानी युद्ध जैसी स्थिति में, मैं इस सिविल डिफेंस की बात कर रही हूँ, तो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल यानी अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है, वॉर सिनेरियो बनता है, हॉस्टाइल अटैक होता है आपके आसपास, कुछ भी ऐसा होता है, तो आप उसके लिए कितने तैयार हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे अभी हम पिछले दिनों देख रहे थे पैलेस्टाइन एंड गाज़ा, इजराइल कितनी एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व था। तो आप विजुअल्स हम देखते थे कि जैसे ही एयर रेड सायरन्स वहाँ पे ब्लो होते थे तो लोग बंकर्स में चले जाते थे। वो कंट्री इस तरीके से बिल्ट है कि वहाँ पे बंकर्स हैं, लगातार लोगों को पता है पहले से कि अगर ऐसा होता है तो हमें ऐसे एक्ट करना है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि लोगों को ये पता हो, वो घबराएं ना कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जो सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा संकेत दिया जाता है तो हम उसमें क्या क्या करेंगे। एक आखिरी सवाल में था मेरा और है, 7 तारीख को जो आम सिविलियंस हैं वो क्या क्या एक्सपेक्ट करें। जैसे हम खबरों में देख रहे हैं कि कुछ एरियाज़ में ब्लैकआउट हो सकता है, कुछ एरियाज़ में एयर सायरन की आवाज़ें आ सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए एक आम इंसान भी प्रिपेयर रहे, जो इस मॉक ड्रिल का ही हिस्सा हैं? सबसे पहले तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इस मॉक ड्रिल का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्यों की जा रही है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो हमारा एयर रेड वार्निंग सिस्टम, हमारा मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम सारी चीज़ें हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं डिफेंस के लिहाज से या इंटरनली भी। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होगी तब वो कितनी इफेक्टिव होंगी। एयर रेड सायरन अगर ब्लो होते हैं तो उनकी अलर्टनेस कितनी है उसको चेक करना। इंडियन एयरफोर्स जो है वो हॉटलाइन और रेडियो के साथ कितनी
तेज़ी से चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि बी रेडी फॉर दिस। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कंट्रोल रूम्स हैं उनकी वर्किंग सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, ये सिविल डिफेंस जो मॉक ड्रिल होगी इसमें ध्यान रखा जाएगा इनका। प्लस जैसे आपने ब्लैकआउट की बात की, तो हमले की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, और सिर्फ बाहर निकालना ही नहीं, उनका घर में भी सुरक्षित रहना। तो ब्लैकआउट जैसी जो चीज़ें हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि जब दुश्मन का एयरक्राफ्ट हमारे उसमें है, एयर स्पेस में है, तो आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अटैक कहीं भी हो सकता है। तो वो ब्लैकआउट इसलिए है कि आपकी जो लाइट्स हैं, जो रोशनी है, वो इतनी कम हो, आप अनकंफर्टेबल ना हो, लेकिन आप उनकी जद में भी ना हो। और ब्लैकआउट्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, मतलब ये पॉइंट भी हाईलाइट कर देना ज़रूरी है कि जब भी आप देखते हैं कि जो भी आपका दुश्मन है वो अगर आपके रेडार में है या आपके सिस्टम में, तो वो रोशनी के जरिए आइडेंटिफाई ना कर ले कि कहाँ पे सेटलमेंट्स है, कहाँ पर लोग हैं, वो मूवमेंट को ट्रैक ना कर पाए। इसलिए भी ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन के लिए। अब आप ब्लैकआउट की बारीकी में अगर जाएंगे तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता होती, और इसके लिए सिस्टम का तैयार रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होंगे वो इसके वॉलंटियर्स हैं, इवन NSS और NCC को भी इसमें लगाया गया है। तो अगर मैं एक स्ट्रीट लाइट की बात करूं तो उसका जो बल्ब है उसका स्लोप एक तो डाउनवर्ड्स होना चाहिए, हैलोजन या कुछ ऐसी लाइट, बहुत तेज़ रोशनी नहीं होनी चाहिए, और 25 वॉट्स के जितनी रोशनी, एक बल्ब 25 वॉट का जो बल्ब रोशनी देगा उतना, दैट टू डाउनवर्ड्स। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे कार्स की, तो उसके लिए भी है कि कार्स की जो हेडलाइट्स हैं उनका जो रिफ्लेक्टर है, वो रोशनी जो रिफ्लेक्ट करता है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि अगेन कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ चीज़ों को, दुश्मन आइडेंटिफाई कर पाए। तो उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं कि आप इवन टॉर्च भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ब्राउन पेपर रैप हो उस पर। अगर लाइट्स हैं तो मतलब इट्स नॉट ईजी, ये मैकेनिकली बहुत इनडिफरेंट चीज़ है कि आप कार की जो हेडलाइट है उसको कवर कर रहे हैं, कैसे कवर कर रहे हैं कि अपवर्ड आपको डबल लेयर लगानी है ब्राउन पेपर एंड डाउनवर्ड सिंगल लेयर। तो इतनी ज़्यादा इसमें बारीकी है ब्लैकआउट में, मतलब कार्स के लेवल पे या आपके अपने घर में है तब आपको कैसे करना है। कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई रूफ्ड स्ट्रक्चर है, तो रोशनी बाहर नहीं जानी चाहिए, ग्लेयर्स हैं वो नहीं होने चाहिए। तो ये एक तय सीमा है कि जिसमें आप खुद भी अनकंफर्टेबल ना हो, और इसीलिए टॉर्चेस एंड मोमबत्ती ये सारी चीज़ें रखने को कहा गया है, प्लस कैश रखने को कहा गया है, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे जो कम्युनिकेशंस हैं, इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें बाढ़ हो जाती हैं, दुश्मन के हमले से भी ये ख़त्म हो सकती हैं उस दौरान। तो इसलिए आपको लिक्विडिटी भी रखनी है अपने पास कि आपकी जो चीज़ें हैं डेली रूटीन की, यू नेवर नो कि वो सिचुएशन कब तक बरकरार रहेगी, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। और इसीलिए ये सिविल डिफेंस जो मॉक ड्रिल है ये की जा रही है कल। और इसके अलावा अगर LOC की हम बात करेंगे तो लगातार, क्योंकि शिमला समझौता पाकिस्तान ने जब रद्द किया उसके बाद से लगातार LOC पे फायरिंग हो रही है, सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान लगातार। इवन हमारी जो वाटर बाउंड्रीज़ हैं उनको भी बहुत मजबूती से प्रोएक्टिवली कवर किया जा रहा है, डिफेंड किया जा रहा है। मतलब तैयारी आपको दिखेगी, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, उसके इर्द गिर्द जो नीचे का हिस्सा है, जो प्रायद्वीप है, वहाँ भी दिखेगी आपको नेवल बेसिस पे, और आपको ऊपर जो हमारी लैंडलॉक है उस हिस्से पे भी दिखेगी। और इसी में आगे 28 मई को जो हमारा वॉरशिप है, रूस और भारत के समझौते के तहत 2016 में जो समझौता हुआ था, वो 28 मई को सेना को सौंपा जाएगा। तो ये जो एक हिस्सा है, अगर नॉर्मल रेगुलर डेज होते तो हम शायद इसको सिर्फ एक खबर की तरह देखते, लेकिन हालात क्योंकि इतने नाजुक बने हुए हैं, तो ये जो सुपुर्द किया जाएगा नौसेना को, जो सौंपा जाएगा स्टेल्थ फ्रिगेट का जो वॉरशिप है, तमल नाम है उसका, ये भी एक बड़ी इसमें अपडेट है आने वाले दिनों के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई। हमारी कोशिश थी कि इसे आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर ये आमदन होता या कोई आम सिचुएशन होती तब ये चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में भी बताया, मेधा ने भी दोबारा उसे मेंशन किया कि 54 साल बाद देश में ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर मॉक ड्रिल का नोटिफिकेशन आया है, इसकी तैयारियों की बात की जा रही है, तो सिविल डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, लोगों को इस बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। इन जानकारियों के साथ जस्ट के न्यूज़ रूम से मैं सोनल और मेरे साथ मेधा थी। अब फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, किसी और रिपोर्ट में।